Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, in our previous video, we have discussed about gravity and universal law of gravitation. And in this part, we'll learn about Kepler's law of planetary motion. तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है हम किसके बारे में इसमें समझेंगे कि केपलर्स के प्लेनेटरी मोशन क्या थे. तो बच्चों, केपलर ने 3 लॉज दिए थे अबाउट प्लेनेटरी मोशन. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केपलर ने ऑर्बिट की बात की थी. तो क्या कहता है लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केपलर ने कहा दैट प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. जो प्लैनेट्स है ना, वो सन के अराउंड में एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए, द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. अब इसे समझिए, पूरे लॉ को हम समझेंगे. देखिए, ये है एक सर्कल और ये भी एक सर्कल, एंड ये क्या है सर्कल में? ये इसका सेंटर है. ओके, अब मैं इन दोनों सर्कल को मर्ज कर देती हूँ. राइट, तो आपको कुछ इस तरह का शेप देखने को मिल रहा है. तो ये जो शेप है, ये क्या है? हमारा एलिप्स वाली शेप बन जाती है और इसमें बनते हैं 2 सेंटर. ठीक है, जिसे बोलते हैं फोकस. ओके, और इन दोनों को, इनका प्लूरल, इन्हें साथ में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं फोकाई. ओके, तो अब समझिए कि केपलर ने क्या कहा, दैट प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करते हैं. सी द पिक्चर. और उनमें से एक फोकस पे क्या है? हमारा सन है. उन दोनों फोकाई के एक फोकस पे हमारा सन प्रेजेंट है. ओके, सिंपल सा लॉ, बिल्कुल सिंपल, कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. ठीक है, और एक फोकस पे हमारा सन प्रेजेंट है. ओके, नाउ कम टू सेकेंड लॉ. ठीक है ना. तो बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है. आइए समझिए. ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal intervals of time. पहले हम इसे समझते हैं. क्या कहा उन्होंने कि जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है ना. तो वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि अगर हम सपोज यहाँ हमारा प्लैनेट है, ये एक P पॉइंट पर है. ठीक है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुँचने में इसने टाइम लिया T. ओके, अब भाई प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहा है ना, तो थोड़े टाइम बाद दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा. तो आइए यहाँ मानते हैं ये पहुँच गया P डैश एंड दिस इज Q डैश. टाइम सेम है T. ओके, अब आगे चलिए. तो ये लॉ कहता है कि अगर हम इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दें, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हमारा पूरा जो रेड कलर है, ये क्या हो गया? हमारा एरिया नंबर 1, A1. ओके, ठीक है. अब आगे चलते हैं. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम भी लग रहा है कितना? T. ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पिंक आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? हमारा एरिया नंबर 2. ओके, तो देखो कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही हैं, स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज. तो जो एरिया है ना, A1 इज इक्वल्स टू A2. तो ये जो हमारा एरिया नंबर A1 है, वो एरिया नंबर A2 के इक्वल होगा. किसने कहा? केपलर ने कहा. ठीक है, अब केपलर ने कहा, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें इन पॉइंट्स की और हम बात करें इन पॉइंट्स की, तो ये वाले एरियाज भी इक्वल होंगे. एक बात. सेकेंड पॉइंट देखो, अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन. कुछ याद आ रहा है? ये तो हम पढ़ चुके हैं. यस, यहाँ पे आ गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. याद करो. ठीक है ना. तो जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सन लगा रहा है उन पर एक अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है, सन का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. यस, लग रहा है. ओके, तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिस्टेंस के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस बढ़ गई है ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फोर्स डिक्रीज हो गया तो स्पीड भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो जब प्लैनेट सन से दूर है तो फोर्स लग रहा है कम, उसकी स्पीड हो गई कम, ठीक है। जैसे ही वो सन के पास आना स्टार्ट हुआ उसकी स्पीड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो सन का अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ गया। ओके, ठीक है। अब आगे समझिए। अब देखिए बच्चों क्या होगा कि अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब सन से पास में आ रहा है हमारा प्लैनेट, ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ तेजी से बढ़ गई है, ठीक है ना। तो गिवन टाइम कितना है हमारा, t कांस्टेंट है, ठीक है। हर पॉइंट पे हम इक्वल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गिवन टाइम t में क्या हुआ, जब स्पीड बढ़ गई तो वो तेजी से इस तरीके से आगे आ गया, ठीक है। और दूर आए तो उसकी स्पीड देखो बच्चों धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है और कम हो गई। तो इस t टाइम तक वो इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाया और यहाँ पे उसने t टाइम में इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है ना। ये तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब बस यही है, हमें इतना याद रखना है कि जो प्लैनेट है वो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया वो किसी अनदर 2 पॉइंट्स के बीच में जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। ओके, दूसरी बात क्या याद रखनी है हमको कि जब वो सन के पास आएगा तो वो फास्टली मूव करेगा और जब वो सन से दूर चला जाएगा तो वो स्लोली मूव करेगा। सिंपल, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो अब देखिए थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ में बात की किसकी, टाइम की। केपलर ने ऑर्बिट की बात कर ली, एरिया की बात कर ली, बट टाइम की बात नहीं की उन्होंने। भाई जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसमें टाइम भी तो आ रहा है ना बीच में, तो ये वाला लॉ उसी के लिए। अब देखिए, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। अब इसे समझिए बच्चों, ये हो गया हमारा एलिप्स, ये हमारा सन, ठीक है। तो यहाँ मान लो हमारा प्लैनेट है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे क्या माना, आर मीन डिस्टेंस। ओके, स्मॉल आर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर पूरा इस सर्कल करने तक एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। ओके, कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है। तो इनका लॉ क्या कहता है कि जो टी का स्क्वायर है वो इस आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल समझिए कि ये जो आर है इसका हम क्या कर दें, क्यूब, और ये जो टी है जो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में टाइम लग रहा है जिसे हम ऑर्बिटल टाइम भी कहते हैं, तो t जो स्क्वायर है उसका प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यूब के। और वी कैन से आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, a इज प्रोपोर्शनल टू b और b इज प्रोपोर्शनल टू a। एक ही बात है ना, लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, याद करो ज़रा। मैंने बताया था आपको कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, यस कांस्टेंट लगाते हैं। ये लो, आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट टी स्क्वायर, हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ठीक है ना, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, हमने बता दिया, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। प्लैनेट और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है वो क्या है, आर, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, या इसे कहते हैं ऑर्बिटल टाइम, इसे हम ऑर्बिटल टाइम भी कह सकते हैं। नोट क्या है, न्यूटन शोड दैट द कॉज ऑफ द प्लेनेटरी मोशन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द सन एक्सर्ट ऑन प्लैनेट्स। पढ़ चुके हैं हम, बताया था ना आपको कि जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे फिनोमिना को समझा रहा है, ठीक है। तो जो ये जो प्लैनेट्स का जो मोशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल
फोर्स की वजह से हो रहा है, और ये किसने बताया? न्यूटन ने, ठीक है। केपलर ने सिर्फ लॉ दिए थे, बट ये बात किसने बताई? न्यूटन ने, ओके। तो इसे हम याद रखेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों समरी। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ब्रीफ में आपके, ज़्यादा डिटेल में इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो कि केपलर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है, और उसके एक फोकस पे हमारा सन होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच करता है, ठीक है, तो वो जितना एरिया कवर करता है उतना ही सेम एरिया वो कब कवर करेगा? किन्हीं 2 अनदर पॉइंट्स के बीच में भी उतना ही एरिया वो कवर करेगा। और दूसरी बात हमें पता है कि क्या, जब सन से प्लैनेट दूर होगा तो वो स्लोली मूव करेगा, और जैसे ही वो सन के पास आएगा तो वो उसकी स्पीड जो है वो, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट्स और सन के बीच में, ठीक है ना, उसका क्यूब जो है वो ऑर्बिटल टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपके इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।